हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, विच इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्लास 12 में इंटीग्रेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, लेकिन उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है बिकॉज कंपल्सरली इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी का ही एक चैप्टर है और यहाँ से पहले तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था, वो काफ़ी टफ भी होता था, लेकिन इस साल से क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो 4 कर दिए गए हैं, सिर्फ पहले 6 की जगह अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन भी पहले के मुकाबले अब कम टफ होगा। तो इसीलिए ये चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस एक चैप्टर को आप तैयार कर सकते हो और पहले के मुकाबले अब थोड़ा इजी लेवल का ही क्वेश्चन आने वाला है इस एक चैप्टर से। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, और साथ में यहाँ पे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक आप जरूर देखना बिकॉज ये एक वीडियो देख के आपको इतना समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस को किस तरह लगाना है। चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आपका सेक्शन बी का चैप्टर है। सेक्शन बी में 3 चैप्टर्स आपके होते हैं, एक वेक्टर्स, एक 3D ज्योमेट्री और एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट है, कभी कभी चॉइस में भी आ जाता है और करके 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो आपके पास एक चॉइस हो जाता है कि दोनों में से कोई एक करना है। इस साल का पेपर पैटर्न आप देख सकते हो, वहां पे भी इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलो बात करते हैं इसकी। अभी तो हमने बचपन से यही सीखा है कि एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स क्या होता है। तो एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स, जैसे कि सिंपल फिगर्स ले लेते हैं, सर्किल ले लेते हैं। सर्किल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ट्रायंगल के एरिया की बात करें, ये हाफ बेस इंटू हाइट होता है। उसी तरह 3D फिगर्स के भी हमने सरफेस एरिया निकालना सीख लिए हैं। तो सारे तरह के एरिया से हम वाकिफ हैं। एरिया निकालना हमने सीख लिया है अभी तक, लेकिन हमने कभी फंक्शंस या फिर कर्व्स का एरिया नहीं निकाला। बेसिकली रियल लाइफ में ज़रूरी तो नहीं है कि परफेक्ट एकदम शेप्स हमें मिल जाए, कभी कभी हमें ऐसे फिगर्स भी मिल सकते हैं जहाँ पे एक कर्व तरह का सरफेस हो। कर्व सरफेस का एरिया निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिस चैप्टर को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, वी यूज़ इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्स। इंटीग्रेशन का यही एक एप्लीकेशन है टू फाइंड एरिया ऑफ कर्व या एरिया अंडर द कर्व। कर्व क्या होते हैं? बेसिकली जो हम जितने भी फंक्शंस बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन लिया, यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लो हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कोई भी फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो सकता है, y इज इक्वल टू या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने एक पैराबोला का इक्वेशन पढ़ा था 4ax, ये पैराबोला होता है। तो कोई भी इक्वेशन है जिसमें आपकी पावर लगी हुई है, वो बेसिकली कर्व्स होते हैं। अगर y इज इक्वल टू इस तरह का कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये तो होता है लाइन, और ये जो है ये एक एग्जाम्पल है किसका, ये एक एग्जाम्पल है कर्व का। तो बेसिकली कर्व का मतलब क्या है? सीधी लाइन नहीं होगी, एक तरह का कर्व होगा। तो यहाँ पे इसको नहीं, मैं दूसरा कोई यहाँ पे कर्व बनाता हूँ। मान लो ये एक कर्व है इस तरह। अब ये मैंने कर्व बना दिया, इसका मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम हो जाता है fx या y इज इक्वल टू fx, जो भी हम यहाँ फंक्शन इसको मान लेंगे। तो अगर इस कर्व के नीचे का एरिया, मतलब इस कर्व के बीच और x एक्सिस के बीच, ये हमारी x एक्सिस है, इस कर्व और x एक्सिस के बीच का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। वी विल से एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx। तो इंटीग्रेशन हम कर दें अगर अपने फंक्शन का, जो y इज इक्वल टू fx है, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें एरिया मिल जाएगा इस कर्व के अंदर। लेकिन हम कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं। अब एरिया निकालने को तो ये कर्व इनफाइनाइट तक जाता है, यहाँ पे ये कर्व मान लो आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो क्या हमें इनफाइनाइट तक का एरिया मिलेगा? इनफाइनाइट ही होगा वो। तो हमें यहाँ पे कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होता है। हम बेसिकली सपोज यहाँ पे हम एक लाइन ये ले लेते हैं x इक्वल टू 0, ये जो आपकी ओरिजिन वाली लाइन है y एक्सिस वाली, तो इसको ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 0, ये जो एक्सिस है। फिर एक और हम लाइन ले लेते हैं यहाँ पे कहीं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये पॉइंट b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू b लाइन। तो सपोज मैंने एक प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा कर दिया, मैंने कहा कि इस कर्व का आपको एरिया बताना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक। मैंने लिमिट दे दी तुमको, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यानी कि इतना एरिया तुम्हें निकालना है। इतना एरिया निकालना है, तब हम यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन का। एंड आपने पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रल्स, जहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट कर दूँ, ये लिमिट हम ये पॉइंट मान लेते हैं a, यहाँ पे a 0 है, तो a से लेके b तक का एरिया अगर तुम्हें निकालना है अंडर दिस फंक्शन fx, तो हम क्या करेंगे? अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट्स b एंड a, और बस हमें क्या मिल जाएगा? इसके रिजल्ट के रूप में हमें एरिया मिल जाएगा यहाँ का। दिस इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, ये हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला। यही है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एरिया बराबर होता है इंटीग्रेशन
विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ जो इंटीग्रेशन आएगा, जो इंटीग्रेशन हमें करना होगा वो भी बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे तुमको बाय पार्ट्स वगैरह नहीं लगाना है, यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा इंटीग्रेशन करना है, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है। बाकी अगर फंक्शन वगैरह तुम समझ जाते हो इस क्वेश्चन में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स हासिल करना बहुत ही ईजी हो जाता है यहाँ पे। सो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो हमें बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, हल्का फुल्का इंटीग्रेशन हम कर लेते हो। सेकेंड चीज़, हमें यहाँ पे ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ्स ऑफ फंक्शन मतलब क्या, जैसे मान लो ये आपका ग्राफ होता है, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। मैंने तुमसे कह दिया कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो x इक्वल टू 3, तो ये कैसे ड्रॉ होगी? x इक्वल टू 3 क्या होगा? x इक्वल टू 3 का मतलब एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो जो कि 3 पॉइंट से यहाँ से होके गुजर रही हो, यही तो मतलब हुआ इसका। जैसे मान लो कहीं पे आपके सामने इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू मान लेते हैं 2x, तो ये लाइन कैसे बनेगी? y इज इक्वल टू जो x वाली लाइन होती है वो ऐसे सीधी बनती है, यहाँ से इस तरह, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बनाऊंगा, ये कुछ ऐसी बनती है। तो y इज इक्वल टू 2x है, मतलब कि इसका स्लोप थोड़ा और ज़्यादा तीखा हो गया, यानी कि ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, y इज इक्वल टू 2x, डबल हो गया इसका रेट। तो इस तरह आपको बेसिकली लाइंस को बनाना या कर्व्स को प्लॉट करना आना चाहिए। जैसे पैराबोला जो होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये जो बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का, ये भी तुमको आना चाहिए कि अगर इस तरह है तो पैराबोला कैसा बनेगा? इस तरह, 0 से यहाँ होके जाएगा। तो बेसिकली आपको जो सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल कर्व्स हो गए, सिंपल फंक्शंस हो गए, उनका ग्राफ बनाना आना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चंस तुम कर पाओगे। क्यों? बिकॉज जब भी हम एरिया वगैरह निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें सबसे पहले फिगर चाहिए होता है। तो फिगर तभी हम बना पाएंगे जब हमें फंक्शंस का नॉलेज होगा, एंड फंक्शंस का नॉलेज होगा तभी हम उनका ग्राफ ऐसे बना पाएंगे। ईजी होता है, बस थोड़ा सा तुम्हें इन डेप्थ जाके सोचना पड़ेगा। अगर फंक्शंस का ग्राफ तुम बना ले जाते हो, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है। सो इसी के साथ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से कर्व्स हैं। सो यहाँ पे अगर सिलेबस की हम बात करें, सिलेबस देख लो यहाँ पे। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ना है, डेफिनेट इंटीग्रल्स, सिर्फ इंटीग्रल्स भी नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स तुम्हारे कोर्स में है। डेफिनेट मतलब वही लिमिट वगैरह लगेगी इसमें, यहाँ ऐसा नहीं है कि तुम इनफाइनाइट तक एरिया निकालते रहोगे, लिमिट्स हमें रखनी है। फिर उसके बाद कर्व्स के अंदर, लाइंस के अंदर एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कि एक्स वाई एक्सिस वगैरह तुम वो तो पता ही है कहाँ पे होती हैं। लाइंस को प्लॉट करना तुम्हें आना चाहिए, जैसे मैंने बताया y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन मैंने प्लॉट की थी। फिर कर्व्स की बात करें, सिंपल जो कर्व्स होते हैं उनको भी तुम्हें प्लॉट करना आना चाहिए। बेसिकली 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन सबने पढ़ रखा है, सो उसको एक बार आप रिवाइज कर लो। जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं कर्व्स के, उसको देख के समझ में आ जाएगा कि वो कैसा बनता है। जैसे कि सिंपल कर्व्स कौन कौन से तुम्हारे कोर्स में है, लाइन्स हो गए, लाइन्स तो बहुत ही सिंपल होता है, 10th क्लास से तुम लोग देख रहे हो लाइन्स को। फिर आता है सर्कल्स, पैराबोलास, एलिप्सेस, और ओनली इनका स्टैंडर्ड फॉर्म, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इक्वेशन ही इनका आएगा। सो यहाँ पे इनके बारे में आप देख लेना, इनका फंक्शन देख के आप ग्राफ कैसे बनाओगे, कैसा इनका फंक्शन होता है। अगर इनके डायग्राम्स वगैरह आप देख लेते हो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन इनका ऐसा है तो इनका फंक्शन कैसा बनेगा, तब आप बहुत ही आसानी से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को कर पाओगे। तो इसके बाद बस हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा इनका फिगर कैसे बनता है। सो चलो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को करके देखते हैं एंड इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह किया जाता है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पे है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द कर्व एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। सो यहाँ पे हमको एक स्केच बनाना है एक कर्व का, और यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय दैट कर्व। और यहाँ पे कर्व हमको दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड लाइन x इक्वल टू 2। सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक लाइन दे रखी है, एक कर्व दे रखा है। अब लाइन तो हमें पता है स्ट्रेट बननी है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्व तुमको यहाँ पहचानना पड़ेगा कर्व कौन सा है। तो सबने क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन पढ़ रखा है। यहाँ पे जो हमारा कर्व है दैट इज अ पैराबोला, और पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और यहाँ पे आप अपने कर्व का इक्वेशन देख सकते हो, दैट इज गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से मेल खा रहा है, ये तुम्हारा पैराबोला है। और ये पैराबोला भी कौन सा वाला है, यहाँ पे देख लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। तो y का वैल्यू कुछ भी होगा यहाँ पे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, यहाँ पे हमेशा x विल बी पॉजिटिव बिकॉज y का यहाँ स्क्वायर हो रहा है। तो इससे पहचानो दैट यहाँ पे जो हमारा कर्व बनेगा, पैराबोला बनेगा, वो ये वाला बनेगा जो x साइड होता है, यहाँ से ऐसे बनेगा 0,0 से होता हुआ। तो ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन का पैराबोला, मतलब इस तरह बनेगा यहाँ पे। तो इसी को हमें रफ स्केच के फॉर्म में बनाना है। तो चलो बनाते हैं इसको, क्योंकि बिना बनाए तो यहाँ पे कोई काम होगा नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह, ये हो गया हमारा एक्सिस। तो यहाँ पे अगर इसमें बनाए तो यहाँ पे पैराबोला बनेगा कुछ इस तरह, ये हो गया पैराबोला हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x।
ये हो गया। फिर हमको एक लाइन बनानी है x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ये मान लेते हैं 0.1 है x एक्सिस पे, ये 0.2 है, तो जो ये वाली लाइन होगी ये कुछ ऐसी बनेगी कि ये इस पॉइंट से 2 पॉइंट से होती भी जाएगी और यही हमारा है x इक्वल टू 2 लाइन, ठीक है, ऐसी बनती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसी लाइन और इस कर्व के बीच का एरिया निकालना है। सो टेक्निकली हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये पूरा। तो ये एरिया निकालने के लिए ऑब्वियसली हम इंटीग्रेशन का यहाँ यूज़ करेंगे। अब ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले से तो हम सिर्फ एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस, सिर्फ इतना एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो सिर्फ होता है बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। मतलब जो एरिया हम निकालते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट्स रखते हैं a से b और fx, तो ये सिर्फ एरिया निकालता है ऑफ द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर का ही एरिया तुम्हें मिलेगा, एक तरफ का ही मिलेगा। पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करना है, देख सकते हो ये सिमेट्रिक कर्व है, जितना कर्व ये एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही ये नीचे भी है। तो अगर हम ये वाला एरिया निकाल लेते हैं तो इसी का डबल कर देंगे तो हमें ये टोटल एरिया मिल जाएगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें ऊपर वाला एरिया ये निकाल लेना है और फिर इसका डबल कर देना है। सो अगला सवाल ये आता है कि यहाँ लिमिट्स हमें क्या रखनी होगी। देख लो ये कर्व 0,0 यानी कि ओरिजिन से होके जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला ऑब्वियसली ओरिजिन से होके जाता है। तो स्टार्टिंग जो ए पॉइंट होगा वो तो 0 से स्टार्ट होगा, इस जगह से। कहाँ तक हमारा कर्व जा रहा है, हमारा कर्व जा रहा है यहाँ तक, यानी कि b इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 पॉइंट तक आ रहा है। तो हमें लिमिट्स पता लग गई 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे a हो गया 0, b हो गया 2, लिमिट्स पता लग गई। फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन होता है कर्व। कर्व देखो आपका कौन सा है, कर्व हमारा गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, लेकिन इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें y सिंपल चाहिए, y के ऊपर कोई पावर नहीं चाहिए। सो y विल बी इक्वल टू स्क्वायर को इधर अंडर रूट में भेज दो, अंडर रूट ऑफ 8x। सो ये बन गया। सो यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे अपने फंक्शन में। सो बस अब एरिया निकालते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर आउट हो गई हैं। सो यहाँ पे एरिया जो होगा मैंने बताया डबल करना है, तो डबल ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। सो 0 से लेके 2 तक फंक्शन हमारा कौन सा रखना है, फंक्शन हमें रखना है ये अंडर रूट 8x। सो यहाँ रखेंगे अंडर रूट 8x, पूरा रूट के अंदर है dx। ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंबल। सो यहाँ पे इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, बस हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। सो निकालते हैं इसको, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन सिंबल अभी लगा रहने दो, और यहाँ पे एक काम करते हैं, रूट 8 को हम बाहर ले आते हैं बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो अंडर रूट 8 आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा। सो 0 से 2 और रूट एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, और रूट एक्स नहीं लिखते हैं, एक काम करते हैं एक्स की पावर 1/2 लिख देते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा। सो एक्स टू दी पावर 1/2, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स और dx। बस इसी को हमें इंटीग्रेट कर देना है। सो बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू दी पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर 1 बढ़ जाती है और उसी बढ़ी हुई पावर से हम डिवाइड कर देते हैं और आगे प्लस सी लगा देते हैं, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें प्लस सी नहीं लगाना। सो यहाँ पे बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 2√8 और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिंबल हट जाएगा, x की पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी कि x की पावर हो जाएगी 1/2 प्लस 1 करोगे ये 3/2 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 3/2 इस तरह। उसके बाद इंटीग्रेशन सिंबल हटा दिए, यहाँ पे लिमिट्स लग जाएंगी। अब नेक्स्ट काम हम ये कर सकते हैं, जो नीचे फ्रैक्शन है इसको सामने मल्टीप्लाई में ले आओ और उसको बाहर ही निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये वैल्यूज जो हम पुट करते हैं वेरिएबल में पुट करते हैं बाद में। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 3/2 को मैं बाहर लिख लूँगा। सो ये हो जाएगा 2√8, 3/2 को हम बाहर ले आएंगे और सामने आके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल भी होगा, तो ये हो जाएगा 2/3। उसके बाद हम लिमिट अंदर पुट करेंगे अभी। सो यहाँ पे हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 और लिमिट रहेंगी 2 और 0। सो बस इसको देख लो, ये हो जाएगा 2 2 4, 4√8 आएगा, 4√8 और अंडर रूट 8 को भी तुम सॉल्व करोगे, 2 2 4 2 8, यहाँ से दो बाहर आ जाएंगे तो 4 2 8 हो जाएगा ये। सो ये हो जाएगा 8√2। सॉल्व करते चलो, लास्ट में कम सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये हो गया /3 और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं लिमिट्स। सो यहाँ पे 2 को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3/2 और लोअर लिमिट 0 ही हो जाएगी, तो ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा कितना, ये हो गया 8√2/3 और ये सॉल्व हो जाएगा 2 की पावर 3/2, 2 की पावर पहले 3 करो, 2 2 4 2 8, तो ये हो गया 8 की पावर 1/2 बचेगा, यानी कि 8 का स्क्वायर रूट कर दो। सो ये हो जाएगा कितना, ये है 8√2 और ये बचेगा 8 की पावर 1/2 2√2। सॉल्व कर लो, यहाँ पे 3 2 आएंगे, 2 2 बाहर आ जाएंगे 1 के फॉर्म में, ये हो गया 2 और अंदर एक √2 बचेगा 3।
इसको सॉल्व कर लो, 8 2 16, 16 आ गया, √2 इंटू √2 आ गया 2 और डिवाइड बाई 3, तो 16 2 32 अपॉन 3, सो 32/3 आ गया। सो हमारा जो एरिया आएगा उसको लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू 32/3, और क्योंकि एरिया था तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे यूनिट तो हमें पता नहीं कि ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा SQ यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स मतलब होता है इसका, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर कर देंगे। सो ये आ जाएगा हमारा द एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड दिस लाइन। सो यही हमें यहाँ पे निकालना था, देख सकते हो यहाँ पे हमने सॉल्व करके निकाल दिया है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा। तो इसी तरह हमें पेपर में भी इस क्वेश्चन को करना होगा, बस कोशिश करना कि यहाँ पे वर्किंग को थोड़ा साफ तरीके से समझाना। मैंने थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया है, कोशिश करना सारी चीज़ें अरेंज्ड वे में करना। सबसे पहले यहाँ पे हम कर्व को बनाएंगे, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लिख के एरिया को निकालना स्टार्ट करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा ऐसा क्वेश्चन। सो चलो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने 2023 के ही स्पेसिमेन पेपर से लिया है, मैथ्स में से। सो यहाँ पे है, इफ द एरिया इज बाउंडेड बाय द पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन हमको दे रखा है y² इज इक्वल टू 16x। अगेन एक पैराबोला ही है, काफ़ी ज़्यादा पैराबोला पूछा जाता है, कभी कभी एलिप्स भी आ जाता है, सर्किल भी आ जाता है, बट मोस्टली पैराबोला ही देते हैं एग्जाम में। सो पैराबोला का ये इक्वेशन दे रखा है एंड दी लाइन y इज इक्वल टू 4mx, एक लाइन दे रखी है हमें। फिर है, तो यहाँ पे एरिया हमको इस बार दे रखा है, पढ़ लो लाइन, द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, एक पैराबोला है एंड लाइन y इज इक्वल टू 4mx है, एंड इन दोनों के बीच का एरिया हमको यहाँ दे रखा है इस बार, विच इज 1/12 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ एरिया तुमको गिवन है, एरिया निकालना नहीं है, बट फिर भी हमें फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो निकालना ही होगा। फिर आगे है, देन यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ बेसिकली एरिया तुम्हें नहीं फाइंड करना है, एरिया तुमको ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन हाँ एरिया की मदद से तुम्हें m का वैल्यू निकालना है। जो यहाँ पे ये m दे रखा है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, क्या होगा इस m का। सारी जो कहानी है वो m के इर्द गिर्द घूम रही है। सो हमें इस बार वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, एरिया दे रखा है, लेकिन उसके लिए काम हमें सारा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे हमें है, इफ द एरिया इज बाउंडेड बाय द पैराबोला, पैराबोला जो दे रखा है सबसे पहले इसको स्केच करना पड़ेगा, सारा काम होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम स्केच करते हैं। सो ये मैंने बना लिया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। पैराबोला कैसा होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है y² इज इक्वल टू 16x। y कैसा भी हो, x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे ये जो पैराबोला बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। सो ये हो गया कुछ इस तरह का पैराबोला। अब यहाँ पे इसके आगे लिख देते हैं y² इज इक्वल टू 16x, ये पैराबोला है हमारा। फिर है, द लाइन y इज इक्वल टू 4mx। अब ये लाइन को समझना जरा कैसी होगी। जो जनरली लाइन होती है y इज इक्वल टू x, ये होती है इस तरह की, ये मान लो एक्सिस है, तो ये लाइन ऐसे जाएगी y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे क्या है, 4m मल्टीप्लाई कर दिया। होता क्या है कि जैसे जैसे तुम यहाँ पे नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये लाइन और ज़्यादा तीखी होती जाएगी, और ज़्यादा स्टीप होती जाएगी। ऐसे ऐसे है तो ये लाइन और ज़्यादा इस तरह बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4m से, 4 टाइम्स m, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ये लाइन कहीं ना कहीं जो 4m है, तो यहाँ पे ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसी होगी, एकदम इस तरह सीधी सीधी निकल गई होगी, लगभग y एक्सिस की तरफ बढ़ी हुई होगी इस तरह। तो अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये लाइन कुछ बनेगी ऐसी ऐसी। ये हो गया y इज इक्वल टू 4mx, ये हमारी लाइन है। तो ये कुछ हमारे पास सिनेरियो है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर वे में बना देता हूँ वरना तुम लोग को समझ नहीं आएगा। तो ये लाइन में थोड़ा सा ऐसी बनाऊंगा, बट जनरली ये स्टीप होगी। अगर इसको हम देखें यहाँ से, तो ये है y इज इक्वल टू 4mx लाइन। सो ये हमारी लाइन है। तो हमें यहाँ पे जो गिवन है एरिया, ये क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन क्या होगा, एरिया बाउंडेड बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन, ये वाला एरिया है। ये एरिया हमको गिवन है 1/12, इसीलिए देखो ये एरिया काफ़ी कम है। 1/12 कितना होता है, 1/12 बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये थोड़ा सा ही एरिया है, इसी का हमें वैल्यू वहाँ दे रखा है। अब ये एरिया निकालेंगे कैसे, मेन चीज़ तो ये है। देखो यहाँ पे हमें ये तो पता है कि इन दोनों चीज़ों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, यानी कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग हमें लाइन लेनी है, मतलब रीजन लेना है, ए तो यहाँ पे हो गया 0, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें इसका एरिया कहाँ तक निकालना है। तो कहाँ तक निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कहाँ पे है। सो इस पॉइंट के लिए हमें कुछ यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लगेगा यहाँ b का वैल्यू कितना है। तो b का वैल्यू जानने के लिए इस पॉइंट का वैल्यू पता लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इन दोनों कर्व्स या फिर लाइन के इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पे इस कर्व को लेते हैं, उस लाइन को लेते हैं, दोनों के इक्वेशन को एक साथ रखते हैं, तब देखते हैं y का यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आता है, x या y कुछ भी मिल जाए।
तो यहाँ पे सॉल्विंग बोथ इक्वेशन मतलब ये वाला पैराबोला का और लाइन का, किसी एक का वैल्यू उठा के दूसरे में रख दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y का वैल्यू जो है 4mx, या तो चाहो तो यहाँ पे इसे x का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। सो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से x का वैल्यू बना लो, x इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन 4m, ये आ गया x इक्वल टू, वहाँ से मैंने इक्वेशन बनाया s से। तो इसको हम पुट कर देंगे, 1 और 2 इक्वेशन मान लो, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, x की जगह ये रख दो, y अपॉन 4m। यहाँ पे y हम एक कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ, सो पावर कट जाएगी इस y से, उसके बाद 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ बचा 4 अपॉन m, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ये y का वैल्यू हमें मिला। अब y की मदद से, y मतलब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमें मिल गया 4, y की वैल्यू 4/m, लेकिन इस जगह के x की वैल्यू भी तो हमें चाहिए। तो x की वैल्यू इस जगह की निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, ताकि हमें x पॉइंट भी मिल जाए, क्योंकि इस पॉइंट के हमें x वाला कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तभी तो हम b लिमिट निकाल पाएंगे। सो यहाँ पे x निकालने के लिए क्या करूँ, कोई एक इक्वेशन यूज़ कर लो, इसको यूज़ कर लो। सो ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू y अपॉन 4m, y की वैल्यू इतनी है, तो y की वैल्यू रखेंगे 4/m, इसकी जगह 4/m, और नीचे यहाँ पे 4m है ही है, तो 4m यहाँ आ गया, 4 से 4 कट जाएगा, जो कि आ जाएगा x इक्वल टू 1/m स्क्वायर, ये आ गया x का वैल्यू, यही हमें चाहिए था। सो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो आ गया 1/m स्क्वायर। सो इस पॉइंट पे हमारी लाइन और ये कर्व दोनों आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कट कर रही हैं, क्योंकि उसी पॉइंट तक का एरिया हमको निकालना था, तो ये निकालने के लिए हमने साथ में दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, और हमारे पॉइंट्स क्या निकल के है, x इक्वल टू 1/m स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट फिक्स नहीं है, यहाँ पे जो लाइन तुमको दे रखी है वो वेरिएबल के फॉर्म में दे रखी है। सो इसीलिए पॉइंट भी थोड़ा बहुत वेरिएबल फॉर्म में ही आएगा, और यहाँ पे x और y का वैल्यू बेसिकली हमें मिल गया है। सो यही हमारा b का वैल्यू हो गया, जो ये x कोऑर्डिनेट आया है यही तुम्हारा b का वैल्यू है। सो यहाँ b इज इक्वल टू हमें मिल गया है 1/m स्क्वायर। सो बस इतनी चीज़ें मिल गई हैं, अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और बस m की वैल्यू को निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक और बात का भी ध्यान रखना है, वो क्या कि यहाँ पे जो हम एरिया निकाल रहे हैं वो ये वाला एरिया नहीं निकाल रहे हैं। अगर हम कर्व का डायरेक्ट एरिया निकालेंगे तो हमें यहाँ x एक्सिस और इस कर्व के बीच का ये वाला एरिया निकल के मिलेगा, लेकिन हमको ये एरिया नहीं चाहिए। हमें एक्चुअली जो एरिया चाहिए वो चाहिए इस लाइन के और इस वाले कर्व के बीच का एरिया, यानी कि ये जितना मैंने येलो कलर से शेड किया है। सो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर हम ये नीला वाला यानी कि ये पूरा एरिया निकाल लें, इस पूरे एरिया को निकाल के हम इसमें से ये लाइन के नीचे वाला एरिया माइनस कर दें, जैसे हम करते नहीं थे क्लास 10th में या छोटे क्लासेस में, जब हमें एरिया निकालना होता था ऑफ सम शेडेड रीजन, तो हम क्या करते थे, आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस कर देते थे। वही काम हम यहाँ करेंगे, हम ये जो आउटर एरिया निकालेंगे, इस आउटर एरिया में से ये नीचे लाइन के नीचे का इनर एरिया माइनस कर देंगे। सो बस दोनों एरिया को आप माइनस करोगे तो ये बीच का जो लाइन और कर्व के बीच का ये येलो एरिया दिख रहा है ये हमें मिल जाएगा। तो यही बस तुमको समझना है यहाँ पे कि ये एरिया जो होगा वो कुछ ऐसे निकलेगा, समझ लो इसको। यहाँ पे इस एरिया को हम निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन तो लगेगा कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम a टू b, लेकिन यहाँ पे जो हम फंक्शंस रखेंगे वो दोनों फंक्शंस रखेंगे। इसको मान लेते हैं जो ये लाइन है y1, और इसको जो कर्व है इसको हम मान लेते हैं y2। तो ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उन दोनों को इंटीग्रेट करना है हमें साथ में, राइट। सो यहाँ पे इस तरह हमें एरिया निकालना होगा। ध्यान रखना, जब भी किसी कर्व और लाइन के बीच का एरिया हम निकाल रहे हैं, तो अगर वो लाइन एक्स एक्सिस से अलावा दूर है, थोड़ा कुछ इस तरह की है, तो हमें ये दोनों एरिया निकालने होते हैं, दोनों एरियाज को माइनस करना होता है, तब जाके इन दोनों चीज़ों के बीच का एरिया हमको मिलता है। सो बेसिकली दोनों कर्व या लाइन जो भी आपको दे रखे हैं, दोनों को माइनस करके ही एरिया निकलेगा। सो बस एरिया का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b, a आपका 0 है, b क्या है 1/m स्क्वायर, अभी हमने यहाँ वैल्यू निकाला b का। और उसके बाद फंक्शन हमें कौन कौन से रखने हैं, एक तो कर्व रखना है, कर्व हमने निकाला था, कर्व हमारा ये था y इज इक्वल टू कहाँ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं y के फॉर्म में,
सो कर्व हमारा चेंज हो जाएगा। सो कर्व को हम चेंज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x दे रखा है, इसको y के फॉर्म में ले आओ तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16x हो जाएगा एंड y विल बी इक्वल टू 4 अंडर रूट x। ये आ गया y का वैल्यू, बस इसको पुट कर देंगे। y ये हमारा था y2 और सिंपल जो लाइन का इक्वेशन है वो हमारा कितना है, लाइन का इक्वेशन हमको दे रखा है y इज इक्वल टू 4mx, तो उसको भी पुट करेंगे। y1 हमारा दे रखा है इट इज़ इक्वल टू 4mx, तो ये हो गया y2, ये हो गया हमारा लाइन। ये लाइन है, ये कर्व है, कर्व ऊपर है इसलिए कर्व का इक्वेशन पहले रखेंगे। तो बस यहाँ पे वैल्यूज़ मैं रख रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स और माइनस 4mx, और इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है। तो बस एक एक करके दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें काम करते हैं, इस इंटीग्रल को दो पार्ट से ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 अपॉन एम स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 कांस्टेंट है 4 बाहर ले आओ, और ये से बचेगा x का अंडर रूट का इंटीग्रेशन, यानी कि x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। इतना मैंने अलग कर लिया। आगे के पार्ट को अलग करते हैं, माइनस अगेन लिमिट्स भी यहाँ पे लगेंगी 1 अपॉन एम स्क्वायर, 4m बाहर ले आओ, 4m बाहर आ गया, सिर्फ x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इतना काम करना है, बस इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 का, ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2, x की पावर एक बढ़ गई, इसी बढ़ी हुई पावर से डिवाइड भी हो जाएगा, और लिमिट्स लग जाएंगी 0 से लेके 1 अपॉन एम स्क्वायर तक। फिर आगे वाले इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4m, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x का इंटीग्रल करोगे तो x की पावर एक बढ़ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स लग जाएंगी 0 से लेके 1 अपॉन एम स्क्वायर का। अब बस हमें इसी को सॉल्व करना है फर्दर, और यहाँ पे हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है एरिया का 1/12 दे रखा है, इसको भी रख देते हैं, इसको सॉल्व करो। सो ये हो जाएगा 1/12 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आप 3/2 को बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा 2/3। उसके बाद लिमिट से यहाँ पुट कर देते हैं, बस हमें अपर लिमिट ही पुट करनी है, लोअर लिमिट तो वैसे भी 0 ही है। सो 1 अपॉन एम स्क्वायर, एक्स की जगह 1 अपॉन एम स्क्वायर को रखो, और x की पावर कितनी है, x की जगह 1 अपॉन एम स्क्वायर रखे, x की पावर लगा दो 3/2, ये है, और लोअर लिमिट रखोगे वो 0 ही आएगी, तो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर आगे इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, माइनस 4m, तो ये हो गया 4m। उसके बाद 2 को चाहो तो बाहर ले आओ, 2 डिवाइड में है, 2 डिवाइड में बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर में, यानी कि x में हमें पुट करना है 1 अपॉन एम स्क्वायर का वैल्यू। सो x में पुट करेंगे 1 अपॉन एम स्क्वायर, ये x की जगह पुट किया, और x का स्क्वायर लगा था वो एज इट इज़ लग जाएगा। उसके बाद लोअर लिमिट भी रख दो, लोअर लिमिट 0 है तो वो 0 हो जाएगा। इतना आ गया। फर्दर सॉल्व करते हैं, और इज इक्वल टू 4 2 8 अपॉन 3, और यहाँ पे 1 अपॉन एम स्क्वायर है, पावर यहाँ पे ले आओ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एम स्क्वायर की पावर 3/2। पावर मैंने सिर्फ नीचे लगा दी, बिकॉज 1 पे 3/2 पावर लगा दोगे 1 ही रहेगा। उसके बाद माइनस 0 कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इसको देखो, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ गया हमारा 2m। उसके बाद यहाँ पे 1 अपॉन एम स्क्वायर टू द पावर 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन एम टू द पावर 4, और माइनस 0 वो हट ही जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ये आ गया। यहाँ पे m की एक पावर इससे कट जाएगी, तो यहाँ पे m क्यूब बचेगा। फिर यहाँ पे देख लो और सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 1/12 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। यहाँ पे देखो पावर में क्या है, m की पावर 2 है और यहाँ पे 3/2 है, तो ये पावर्स आपस में कट जाएंगी 2 और 2 इससे, तो m की पावर जो डिनोमिनेटर में बचेगा m क्यूब बचेगा। फिर यहाँ पे आगे यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ है 2, और अपॉन में m की एक पावर कम हो गई, ये बचा m क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/12 इज इक्वल टू, ये हो गया 8 अपॉन 3 m क्यूब माइनस 2 अपॉन एम क्यूब। एलसीएम भी ले लेते चाहे तो यहाँ पे तुमको 3m क्यूब बनाना है, तो यहाँ पे 3m क्यूब बना दो, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 3 6, तो ये हो गया 3m क्यूब, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 3 6, और यहाँ पे आ गया 1/12। बस इसको सॉल्व कर लो, 8 माइनस 6 करोगे 2 आएगा, और 2/3 हो गया, 2/3 इधर ले आओगे, ये हो जाएगा 1/12 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एम क्यूब। ये बचेगा 3 4 12, तो ये आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1 अपॉन एम क्यूब। यानी कि यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम क्यूब इज इक्वल टू 8, और यहाँ से m का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 2। सो यहाँ पे हमारा जो m का वैल्यू निकल के आया है वो आ गया 2। सो फाइनली जो क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि m का वैल्यू फाइंड करो यूजिंग दिस एरिया, सो हमने यहाँ पे m का वैल्यू निकाल लिया है। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन इसीलिए था बिकॉज यहाँ पे एरिया हमको पहले से दे रखा था, एरिया हमें नहीं फाइंड करना था, हमें एरिया की मदद से m का वैल्यू निकालना था।
तो काम हमें सारा ही कुछ करना पड़ा, बट उसकी मदद से हमने इस m का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया। m का वैल्यू 2 आ जाएगा एंड ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई राय देनी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा। और बाकी अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।